हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में चलिए। ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग वस्तुतः पढ़ चुके। थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा सा महत्वपूर्ण एक बिंदु रह जाता है आपका, मराठा साम्राज्य। तो मुझे ऐसे लगा कि आपको पढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मराठाओं की। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना कवर कर लेंगे कि हो सकता है कि आपकी परीक्षा में यदि प्रश्न आ जाए तो फिर वहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाए। मराठा साम्राज्य, देखिए बात करें अगर मराठा साम्राज्य की, तो मराठाओं की बिल्कुल बेसिक सी बातें कर रहे हैं, फिर अपन सीधे बात करेंगे शिवाजी की। लेकिन कुछ बेसिक बातें भी मैं आपको लॉजिकल रूप में एक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान देना उन चीज़ों का। मध्यकालीन भारत में हम लोग एक प्रथम हिंदू साम्राज्य के रूप में बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य। ध्यान देना। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तुगलक वंश के काल के दौरान, जो कि सल्तनत काल में एक तरीके से प्रथम हिंदू साम्राज्य था। इस विजयनगर के पतन के बाद, ध्यान देना क्या चीज है, दक्षिण में विजयनगर के पतन के बाद मराठा जो है वो प्रथम हिंदू राज्य माना जाता है। विजयनगर के पतन के बाद, देखो मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि विजयनगर के पतन के बाद स्थापित प्रथम हिंदू साम्राज्य या हिंदू राज्य माना जाता है मराठा। तो पहली लाइन कि विजयनगर के पतन के बाद, विजयनगर के पतन के बाद स्थापित प्रथम हिंदू साम्राज्य, प्रथम हिंदू राज्य है ना, स्थापित दक्षिण भारत में बात करते हैं, स्थापित दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में प्रथम हिंदू राज्य, प्रथम हिंदू राज्य। ये सीधा सीधा वन लाइनर प्रश्न आपका बनता है, तो इसका ध्यान रखना कि विजयनगर के पतन के बाद में किस हिंदू राज्य का उदय हुआ दक्षिण में, तो मराठा साम्राज्य का। किसका? मराठा साम्राज्य का। जहांगीर ने सबसे पहले मराठों का महत्व समझा और उन्हें मुगल सेना में रखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, शिवाजी के उदय से पूर्व मराठे जो थे वो बहमनी राज्य और उसके उत्तराधिकारी राज्य जैसे बीजापुर हो गए, अहमदनगर हो गए, बीजापुर और अहमदनगर में सैनिक और प्रशासनिक पदों के ऊपर ये कार्य करते थे। अहमदनगर में आपने यदि ध्यान हो आपको, तो अहमदनगर में एक मलिक अंबर था। इस मलिक अंबर ने युद्ध और प्रशासन इन दोनों में मराठा प्रतिभा का खूब जो है उपयोग किया था। मराठा राज्य का उत्कर्ष कब हुआ, ये अच्छा प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखना कि मराठा राज्य का उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ और इसी समय मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। ध्यान रखिएगा कि मराठा राज्य का उत्कर्ष, मराठा राज्य का उत्कर्ष, मराठा राज्य का उत्कर्ष 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में शिवाजी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। शिवाजी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ।
शिवाजी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। आगे यदि हम बात करते हैं तो मुगलों के पतन के समय स्थापित स्वतंत्र राज्यों में मराठा जो था वो सबसे शक्तिशाली राज्य था। मराठों को मुगलों के खिलाफ दक्कन का रक्षा कवच समझा जाता था। मराठा जो थे एक तरीके से यदि मुगलों के सामने कोई टिकने वाला व्यक्ति कोई था तो वो मराठा था। मराठाओं के अलावा कोई व्यक्ति यहाँ सामने टिक नहीं पाता था। औरंगजेब के समय विशेष रूप से यदि हम बात करें तो इन मराठाओं को सर्वाधिक मनसब प्रदान किया गया था। औरंगजेब के समय हिंदुओं को सबसे ज्यादा मनसब था। हिंदुओं में सबसे ज्यादा कौन थे? मराठा थे। ठीक है, मुगलों के द्वारा जब अहमदनगर का विलय कर लिया गया तो इसी अहमदनगर के विलय के तत्पश्चात एक तरीके से हम लोग बात करें तो मराठाओं का उदय हुआ। और ये अहमदनगर विलय जो है ये एक तरीके से मराठाओं के उदय का तात्कालिक राजनीतिक कारण माना जाता है। मराठाओं के उदय के पीछे सबसे बड़ी कहानी क्या कि मराठाओं में आर्थिक और सामाजिक समानता थी। आर्थिक समानता और साथ ही साथ क्या? सामाजिक समानता थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में हमने जब बात करा था धर्म सुधार आंदोलन, धार्मिक आंदोलनों की बात की, जैसे हमने सूफी आंदोलन की बात की, हमने भक्ति आंदोलन की बात करी। तो ये जो धार्मिक आंदोलन जो चल रहे थे, इन धार्मिक आंदोलनों ने वस्तुतः इन मराठाओं में एकता की भावना भरी। और इसी एकता की भावना का सबसे ज्यादा जो फायदा उठाया गया वो उठाया गया शिवाजी के द्वारा। और इन्हीं शिवाजी ने मराठों में राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता की भावना भर दी थी। और इसी तरीके से मराठों के उत्थान में महाराष्ट्र की सामाजिक और धार्मिक चेतना सबसे बड़े सहयोगी के रूप में उभर के आई थी। जैसे हम बात करें महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, ध्यान रखना। तो समर्थ गुरु रामदास ने मुगलों के विरुद्ध मराठों में राजनीतिक चेतना की जागृति की और इसको नेतृत्व जो प्रदान किया गया इन मुगलों के विरुद्ध वो शिवाजी ने नेतृत्व प्रदान किया था। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे चल करके जैसे महाराष्ट्र में कई संत हुए, जैसे तुकाराम हुए, रामदास की हमने बात कर ली, वामन पंडित जो हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं, एकनाथ जी हुए। ठीक है, ये जो संत थे इन संतों ने अनेक उपदेश दिए और इसी उपदेश से जो है प्रजातंत्र की जो है भावना का विकास हुआ मराठाओं में। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थितियां थी, ये महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थितियां भी मराठों के उत्थान में ये सबसे बड़ी सहयोगी बनी रही। स्मिथ, ठीक है ना, स्मिथ जो इतिहासकार हुए, इन्होंने मराठा राज्य को डाकुओं का राज्य कहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। एमजी रानाडे ने 1900 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था द राइज ऑफ द मराठा पावर, राइज ऑफ मराठा पावर। इसमें उन्होंने एक बात लिखी है, बहुत शानदार बात लिखी है। क्या बात लिखी है कि मराठों का उत्थान मुगलों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना कि राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक है किसकी है? एमजी रानाडे की है, जहाँ उन्होंने क्या कहा कि मराठों का उत्थान मुगलों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है ना, तो मराठों के उत्थान को मुगलों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन किसने बताया? एमजी रानाडे ने बताया है। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की 1900 ईस्वी में करी थी और जिसका नाम था राइज ऑफ मराठा पावर, राइज ऑफ दी मराठा पावर। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जदुनाथ सरकार की 1919 में एक और पुस्तक आई जिसका नाम था शिवाजी एंड हिज टाइम्स। उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि मराठाओं का उदय औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया का परिणाम था। तो वस्तुतः हम यदि बात करें तो सबसे बड़ा जो यदि कोई व्यक्ति आया यहाँ पर तो वो व्यक्ति था शिवाजी, जिसने हिंदुओं में उस समय नई जान फूंक दी थी। तो हम बात करते हैं, सीधे बात कर लेते हैं किसकी? शिवाजी की। किसकी बात करते हैं? शिवाजी की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। शिवाजी महाराज की बात करते हैं। तो शिवाजी का यदि हम शासनकाल का एक तरीके से हम बात करें संपूर्ण समय की, तो जैसे जन्म से लेकर के बात कर लेते हैं तो 1627 में जैसे जन्म हुआ और 1680 में शिवाजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। तो 1627 से लेकर के 1680 तक का जो काल है,
1680 ईस्वी तक का जो काल है वो शिवाजी महाराज का माना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। बात करते हैं शिवाजी के जन्म की। शिवाजी का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ, तो देखिएगा शिवाजी का जो जन्म हुआ वो 20 अप्रैल 1627 को पूना के पास शिवनेर के किले में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 20 अप्रैल 1627, 20/4/1627 ईस्वी को कहां पर हुआ, तो पूना के समीप। ये पूछा जाता है, पूना के समीप किले का नाम ध्यान रखना। ठीक है, ये पूछा जाता है कि शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ, तो ध्यान रखना कि पूना के पास में शिवनेर, शिवाजी से शिवनेर याद रखना, शिवनेर नामक किले में, नामक किले में, नामक किले में शिवाजी का क्या हुआ था, जन्म हुआ। कब हुआ, 16/4/1627 ईस्वी को। बात करें पिताजी की, पिताजी कौन थे, पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। पिताजी का नाम क्या था, शाहजी भोसले, और माताजी का नाम था जीजाबाई। ध्यान रखना दोस्तों, शिवाजी के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा जीवन में वो किसका था, माताजी जीजाबाई का। तो पिताजी शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, माताजी की यदि हम बात करें तो माताजी थी जीजाबाई, जीजाबाई, माताजी कौन थी, जीजाबाई। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माताजी का नाम क्या था, जीजाबाई। शाहजी ने वस्तुतः जो है जीजाबाई का परित्याग कर दिया था, और परित्याग करने के साथ ही साथ तुकाराम मोहिते से विवाह कर लिया था। ठीक है, और साथ ही साथ पूना की जागीर और लाल महल जो है वो जीजाबाई को सौंप दिया था। और ये स्वयं जाकर के, ऐसा कहा जाता कि पूर्वी कर्नाटक में जाकर के रहने लग गए थे, जहां बाद में ध्यान रखिएगा कि तुकाबाई मोहिते ने शाहजी से जो है तुकाराम और जो है माफ कीजिएगा, तुकाराम मोहिते और शाहजी को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था व्यंकोजी मोहिते। क्या नाम था, व्यंकोजी नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ था। और साथ ही साथ ये आगे चल करके मैसूर और पूर्वी कर्नाटक रियासत का आगे जाकर के क्या बना था, जो है उत्तराधिकारी बन गया था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। देखो, शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, पहले अहमदनगर की सेवा में थे, बाद में वो जो है बीजापुर की सेवा में चले गए थे, और जहां उन्होंने बाद में जो है जाकर के कर्नाटक में बड़ी जो है जागीर उसको प्राप्त हुई थी। किसको हुई थी, शिवाजी भोसले को। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि पहले अहमदनगर की सेवा में थे और बाद में जो है बीजापुर की सेवा में चले गए। देखिएगा नोट, शिवाजी के पिताजी, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले, शाहजी अहमदनगर की सेवा में थे, अहमदनगर की सेवा में थे, परंतु बाद में बीजापुर चले गए, बीजापुर कर्नाटक, बीजापुर चले गए। बात करते हैं थोड़ी सी शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन, शिवाजी का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार से प्रारंभिक जीवन रहा। ठीक है, अन्य पत्नी का नाम भी मैं यहां लिख देता हूं, अन्य पत्नी तुकाबाई मोहिते।
शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें समझा रहा हूं। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई और संरक्षक थे शिवाजी के, और शिक्षक भी थे, साथ में साथ राजनीतिक गुरु माने जाते हैं दादा कोंकण देव। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादा कोंकण देव। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनके संरक्षण में पूना में जो इनके पिताजी ने तुकाबाई मोहिते से विवाह करने के बाद में इनको जो पैतृक जागीर जो प्रदान करी थी पूना में, इस पूना में यहीं पर इसमें पैतृक जागीर में जो है बड़े होते हैं। दादा कोंकण देव ब्राह्मण वस्तु थे, शिवाजी के पिता की संपदा के एक तरीके से प्रशासक माने जाते हैं। 12 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को पूना की पैतृक जागीर अपने पिता से प्राप्त हुई। महादेव गोविंद रानाडे आपने सुना होगा, और अभी मैंने पुस्तक का नाम भी बताया था। मैंने आपको कहा था कि इनकी पुस्तक है जिसका नाम है राइज ऑफ द मराठा पावर। इस मराठा पावर में वस्तुतः जीजाबाई की प्रशंसा की गई। 1641 ईस्वी में शिवाजी का जो है प्रथम विवाह किया गया, और विवाह इनका हुआ सईबाई निम्बालकर से, है ना। और बाद में इन्हीं का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। देखिएगा, शिवाजी का लालन पालन माता जीजाबाई ने पूना में किया। इनके संरक्षक वे राजनैतिक गुरु दादा कोंकण देव थे। कोंकण देव थे। बारह वर्ष की आयु में पूना की पैतृक जागीर प्राप्त हुई। सोलह सौ 41 ईस्वी में प्रथम विवाह सईबाई निम्बालकर से हुआ। ठीक है, सईबाई निम्बालकर से हुआ। आगे बात समझ क्लियर है? और इन्हीं से इनको एक पुत्र हुआ, और पुत्र का नाम था संभाजी। पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। ये बहुत बेसिक से आपके प्रश्न बनते हैं, तो इन प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखिएगा। शिवाजी की पत्नी पुतलीबाई भी थी, है ना, और या कई जगह आपको नाम मिलता है पूताबाई। शिवाजी की मृत्यु के बाद में सती हो गई थी। एक दूसरा सोयरबाई भी जो है वो शिवाजी की पत्नी मानी जाती है, जिसे राज महिषी की क्या मिली थी? उपाधि प्राप्त थी।
जब ऐसा कहा जाता कि शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने इनसे एक बार पुनः विवाह किया था। राजा राम जो थे वो राजा राम इन्हीं का पुत्र था, मतलब सोयरबाई, क्या चीज है, सोयरबाई का पुत्र था। कौन? राजा राम। अन्य पत्नियों की मैं बात कर रहा हूं, अन्य पत्नियां, देखिएगा अन्य पत्नियों के रूप में यदि हम लोग चर्चा करें तो पुतलीबाई या पूताबाई, पुतलीबाई या इन्हीं का नाम मिलता है पूताबाई। विशेष बात ध्यान रखना, क्या विशेष बात ध्यान रखोगे कि शिवाजी की मृत्यु के बाद, शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हुई, सती हुई। नंबर 3 सोयरबाई, सोयरबाई। इस सोयरबाई की दो चीजें ध्यान रखना है। सोयरबाई की एक तो ध्यान रखना उपाधि, तो उपाधि से प्राप्त थी राजमहिषी, राजमहिषी की उपाधि प्राप्त थी। दूसरा, सोयरबाई का एक पुत्र था और सोयरबाई से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था राजा राम। क्या नाम था? राजा राम था। बात कर लेते हैं आध्यात्मिक गुरु की। आध्यात्मिक गुरु, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है ये प्रश्न। आध्यात्मिक गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास। ठीक है, समर्थ गुरु रामदास। रामदास, ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अब समर्थ गुरु रामदास की पुस्तक पूछी जाती है आपसे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। समर्थ गुरु रामदास की पुस्तक का नाम पूछा जाता है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट आने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। तो इन समर्थ गुरु रामदास की पुस्तक का नाम लिख रहा हूं मैं। पुस्तक का नाम क्या है इनका? इनकी पुस्तक का नाम है दासबोध। पुस्तक का नाम क्या है? दासबोध। क्या नाम है? दासबोध। शिवाजी की बात कर रहे हैं। शिवाजी का काल है 1627 से लेकर के 1680। जन्म हुआ 20/4/1627 को। कहाँ हुआ? पूना के समीप शिवनेर नामक किले में। पिताजी थे शाहजी भोंसले। पहले अहमदनगर में थे ये, ठीक है, और बाद में ये अहमदनगर से बीजापुर चले गए थे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, आपने अहमदनगर से अहमद शाह अब्दाली मत याद रखना है, ठीक है। माताजी का नाम था जीजाबाई। सबसे ज्यादा प्रभाव इनके जीवन पर माताजी का नाम था, माताजी का था। इनके पिताजी ने तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया था और दक्षिण भारत में चले गए थे। पूर्वी कर्नाटक को अपना एक तरीके से कार्यस्थली बना लिया था। मैंने अभी अभी कहा, मैंने कहा कि अहमदनगर में थे पहले और बाद में बीजापुर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? बीजापुर चले गए थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो शिवाजी का लालन पालन पोषण इस स्थिति में माता जीजाबाई ने किया था। पूना में जो पैतृक संपत्ति जो मिली थी जीजाबाई को पहली पत्नी के रूप में, तो वहीं पर इनका लालन पालन पोषण किया गया। इनके संरक्षक और राजनीतिक गुरु तथा शिक्षक के रूप में बात करें तो दादा कोंकण देव थे। राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु, ये दोनों प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि यहीं पर बच्चों को
जहाँ जो है ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान देना, राजनीतिक गुरु कोंकण देव थे और आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास थे, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी दास बोध। क्या लिखी थी? दास बोध। आगे बात में 12 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में पूना की पैतृक जागीर जो है शिवाजी को प्राप्त हो जाती है। प्रथम विवाह किया गया 1641 में सईबाई निम्बालकर से, और इसके पुत्र हुए थे संभाजी। अन्य पत्नियों के बारे में चर्चा करें तो एक पत्नी है जिसका नाम है पुतलीबाई, या कई जगह नाम मिलता है पूताबाई। अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना कि शिवाजी की मृत्यु के बाद में कौन सी पत्नी ने सती व्रत का धारण किया था। तो ध्यान रखना पूताबाई या पुतलीबाई थी। सोयरबाई अन्य पत्नी थी, ठीक है। इसकी उपाधि थी राजमहिषी। राज्याभिषेक के समय इसी सोयराबाई के साथ में जो है एक बार पुनः और विवाह किया था, किसने? शिवाजी ने, ठीक है। इससे एक पुत्र था जिसका नाम था राजाराम। और मैंने बात कर ली कि आध्यात्मिक जो गुरु थे इनके, वो थे समर्थ गुरु रामदास, और इनकी पुस्तक का नाम था दास बोध। क्या नाम था? दास बोध। औरंगजेब को सबसे ज्यादा परेशान किया था शिवाजी ने, और ध्यान रखना इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा, मामूली भूमिया और साहसी डाकू कहा था। किसने? औरंगजेब ने। तो ये चीज केवल आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं शिवाजी के प्रथम राज्याभिषेक की। बहुत अच्छे प्रश्न यहां से बनते हैं शिवाजी से, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम राज्याभिषेक, शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक देखिए, शिवाजी का जो प्रथम राज्याभिषेक हुआ वो हुआ 15 जून 1674 को। काशी के प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था गंगा भट्ट, या कई जगह आपको नाम देखने को मिल जाता है गाग भट्ट। और कहां पर हुआ? रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक करवाया था। ध्यान रखना कब? 15 जून 1674। कब? तो 15 जून 1674 को। कहां? तो ध्यान दीजिएगा, रायगढ़ दुर्ग में। ये अच्छे प्रश्न बनते हैं क्योंकि 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना कहां पर हुआ? रायगढ़ दुर्ग में हुआ। रायगढ़ दुर्ग में हुआ। कहां पर हुआ? रायगढ़ दुर्ग में हुआ। किसने किया? किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा किया गया प्रथम राज्याभिषेक? तो गंगा भट्ट काशी के विद्वान थे। कहां के विद्वान थे? काशी के विद्वान, जिसका नाम गंगा भट्ट, या कई जगह आपको शब्द देखने को मिलता है गाग भट्ट। काशी के पंडित या काशी के विद्वान, काशी के विद्वान, क्या नाम था? गंगा भट्ट। गंगा भट्ट, या कई जगह आपको शब्द मिलता है गाग भट्ट। शब्द क्या मिलता है? गाग भट्ट। गंगा भट्ट या गाग भट्ट के द्वारा जो है इनका प्रथम राज्याभिषेक किया गया। आगे बात समझ में क्लियर है? ये चीजें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। जिस समय शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया उस समय कुछ उपाधियां धारण की, जैसे छत्रपति की उपाधि धारण करी। राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने किसने? शिवाजी ने। अब देखिएगा, पहली उपाधि है छत्रपति की। कौन सी? छत्रपति। एक उपाधि इन्होंने धारण करी गोब्रा ब्राह्मण या गौ ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण, माफ कीजिएगा, गौ ब्राह्मण। क्या चीज? गौ ब्राह्मण। एक उपाधि धारण करी इन्होंने प्रतिपालक। एक उपाधि इन्होंने धारण करी यवन परपीड़क, यवन परपीड़क। फिर उपाधि धारण करी इन्होंने क्षत्रिय कुलावतांश या कुलावतंश। एक उपाधि इन्होंने धारण करी, ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखनी, छत्रपति वाली ध्यान रखनी है और गौ ब्राह्मण वाली याद रखनी है। एक उपाधि इन्होंने धारण करी हेदव धर्मोदारक, और एक उपाधि हिंदू पादशाह।
हिंदू पादशाही, ये उपाधियां विशेष रूप से 3 उपाधियां याद रखनी है आपको, छत्रपति वाली, दूसरा गौ ब्राह्मण की, और हिंदू पादशाही। छत्रपति क्या चीज, छत्रपति, गौ ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण व हिंदू पादशाही, हिंदू पादशाही की उपाधि धारण की, हिंदू पादशाही की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधियां आप लोगों को ध्यान रखना है। छत्रपति, गौ ब्राह्मण और हिंदू पादशाही, ये उपाधियां धारण की थी। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ शिवाजी ने भगवा ध्वज को अपना झंडा बनाया। भगवा ध्वज को, भगवा ध्वज को अपना झंडा बनाया। अपना क्या बनाया, झंडा बनाया, झंडा बनाया। शिवाजी का जो प्रथम राज्याभिषेक जो था, ये इनके लिए फलित नहीं रहा, अशुभ समय में हो गया था। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस राज्याभिषेक के 12 दिन बाद में ही शिवाजी की माताजी जीजाबाई का क्या हो गया था, निधन हो गया था। इसलिए इसको अशुभ माना, और अशुभ मानने के बाद में शिवाजी ने अपना दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट लगा रहा हूं कि इस राज्याभिषेक के इस राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही माता जीजाबाई का निधन हो गया, निधन हो गया। इसलिए शिवाजी ने क्या करवाया, दूसरा राज्याभिषेक करवाया। तो हम लोग चर्चा करते हैं शिवाजी के दूसरे राज्याभिषेक की। दूसरा राज्याभिषेक किसका, शिवाजी का। देखिए, शिवाजी का जो दूसरी बार जो राज्याभिषेक किया गया था, वो 4 अक्टूबर 1674 को। कब, 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को, 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक किया गया। और वस्तुतः राज्याभिषेक किया गया निश्चलपुर जो है निश्चलपुरी गोस्वामी जी के द्वारा। किसके द्वारा, निश्चलपुरी गोस्वामी जी के द्वारा क्या किया था, राज्याभिषेक किया गया था। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, वस्तुतः ये तांत्रिक थे, निश्चलपुरी गोस्वामी। ठीक है, निश्चलपुरी गोस्वामी
ठीक है, निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा। वस्तुतः ये क्या थे, तांत्रिक थे। इन्होंने जो है 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार राज्याभिषेक किया, क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि आपका जो पहला राज्याभिषेक हुआ वो अशुभ मुहूर्त में हुआ, इसीलिए जो है माता जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने तांबे का शिवराई और सोने का हूण नामक सिक्का जारी किया, और राज्याभिषेक संवत का परिवर्तन भी इस दौरान किया था। ध्यान रखिएगा कि शिवाजी ने इस अवसर पर तांबे का हूण, तांबे का माफ कीजिएगा, शिवराई और सोने का हूण। तांबे का तो शिवराई और सोने का जो था वो हूण, शिवराई। वे सोने का हूण नामक सिक्का जारी किया था, सिक्का जारी किया था।
तो ये हमने शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करी। अब थोड़ी सी कुछ चर्चा हम लोगों को करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके चल रहा हूँ, जानबूझ के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न आपसे बन सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। शिवाजी के प्रारंभिक जो विजय रही, उस प्रारंभिक विजय के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शिवाजी की प्रारंभिक विजय या शिवाजी के प्रारंभिक अभियान, शिवाजी के अभियानों की हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको सारा लिखने वाला हूं, बाकी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण किले के ऊपर अधिकार किया था। ध्यान रखना कि सबसे पहले 1646 में 1646 ईस्वी में बीजापुर के तोरण किले पर अधिकार किया। तोरण किले पर अधिकार किया था किसने? शिवाजी ने। कब किया था? 1646 ईस्वी, ठीक है। और 1646 ईस्वी में ही षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने के बाद में पुरंदर का जो किला था, इस पुरंदर के किले को नीलोजी नीलकंठ नामक एक व्यक्ति थे, इन नीलोजी नीलकंठ से इन्होंने छीन लिया था। फिर 1656 ईस्वी में चंद्रराव मौर्य से बीजापुर में जावली नामक जो पहाड़ी किला हुआ करता था, इस जावली नामक पहाड़ी किले को भी छीन लिया। यह शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक विजयों में से एक मानी जाती है। किलेदार हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रराव मौर्य। क्या नाम था? चंद्रराव मौर्य। ध्यान रखना, इस चंद्रराव मौर्य की शिवाजी ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी, और इसी के कारण शिवाजी का प्रभाव, शिवाजी का रुतबा बढ़ा। शिवाजी की जो प्रथम वास्तविक जो विजय मानी जाती है, वो मानी जाती है जावली किला, ठीक है। कौन सा? जावली किला। 1656 जावली बीजापुर किले। किले के किलेदार चंद्रराव मौर्य को मार डाला। वह किले पर अधिकार कर लिया। ये सबसे ज्यादा प्रारंभिक विजयों में इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है शिवाजी की। कौन सी? जावली के किले पर अधिकार करना, जो कि 1656 में किया गया था। वास्तविक विजय मानी जाती है पहली। फिर उसके बाद अप्रैल 1656 में राजगढ़ या रायगढ़ के किले को जीता, और रायगढ़ किले को जीतने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा कि अप्रैल 1656 में रायगढ़ किले को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। से अपनी राजधानी बनाया। कब? अप्रैल 1656 ईस्वी में। कब? अप्रैल 1656 ईस्वी में जो है रायगढ़ को जीता, और रायगढ़ को जीतने के बाद में उसे अपनी क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया।
ठीक है, आगे बात समझ में। एक तरीके से यदि हम बात करें प्रारंभिक विजय के रूप में, तो 1643 से लेकर के 1656 तक शिवाजी ने बहुत सारे किलों के ऊपर अधिकार कर लिया था। और दूसरे किले जैसे हम बात करें तो चाकन का किला, कोंडाना किला, तिकोना किला, बारामती किला, सूपा किला, लोहागढ़ किला, ये सारे के सारे जितने भी किले थे, इन किले के ऊपर जो है अधिकार कर लिया। मुगलों के साथ जो प्रथम मुठभेड़ हुई, वो मुठभेड़ हुई थी 1657 ईस्वी में, जब शिवाजी ने मुगलों से पहली मुठभेड़ की थी 1657 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के आदिल शाह की तरफ से मुगलों से जो है लोहा लिया था। इसी समय शिवाजी ने जुन्नार के ऊपर आक्रमण किया था, और जुन्नार पर आक्रमण करने के साथ ही साथ 3 लाख हूण, कितने, 3 लाख हूण लूट लिए थे किसने, शिवाजी ने। 1657 ईस्वी में उत्तराधिकार युद्ध का फायदा हुआ शिवाजी, क्योंकि उस समय औरंगजेब, हमने उत्तराधिकार युद्धों की चर्चा करी थी, औरंगजेब उत्तराधिकार संघर्ष लड़ रहा था। तो ध्यान रखिएगा 1657 में जब उधर मुगल उत्तराधिकार संघर्ष लड़ रहे थे, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ शिवाजी को, और शिवाजी ने इसी दौरान जो है कोंकण के ऊपर क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। शिवाजी को दबाने के लिए 1659 में बीजापुर ने जो है अफजल खान नामक एक योग्य सरदार को नियुक्त किया था। और ध्यान रखिएगा कि अफजल खान का पूरा नाम अब्दुल्ला भट्टारी अफजल खान हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा। अफजल खान को जब इस शिवाजी का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया, तो अफजल खान ने कहा कि मैं घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को हथकड़ी डाल करके गिरफ्तार करके ले आऊंगा। अरे बावड़ी बूच, इतनी औकात थी क्या? नहीं थी। ठीक है, अफजल खान ने अपना एक दूत भेजा, और दूत का नाम था कृष्ण जी भास्कर। क्या नाम था? कृष्ण जी भास्कर। इस कृष्ण जी भास्कर के माध्यम से शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। शिवाजी कम था क्या? तो शिवाजी ने अपने दूत थे जिनका नाम था पंताजी गोपीनाथ। इस पंताजी गोपीनाथ के माध्यम से शिवाजी ने इस मुलाकात की क्या कर दी, पुष्टि कर दी। अफजल खान का अंगरक्षक था जिसका नाम था सैयद बांदा, और शिवाजी के अंगरक्षक जो है जीव महला और शंभुजी कावजी थे। इस अफजल खान ने शिवाजी को प्रतापगढ़ नामक स्थान पर मुलाकात के लिए बुलाया, और उसे धोखे से मारने की जो है अफजल खान ने क्या बना ली थी, योजना बना ली। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ब्राह्मण दूत कृष्ण जी भास्कर ने अफजल खान का उद्देश्य शिवाजी को बता दिया। शिवाजी को कहा, अरे शिवाजी, वो अफजल खान धूर्त निकम्मा आदमी आपको मारना चाहता है। और ध्यान रखिएगा कि शिवाजी ने चालाकी दिखाई, और मुलाकात के दौरान 2 नवंबर 1659 को अफजल खान की हत्या कर दी। मारने तो मुझे आया था और खुद ही मारा गया। तो देखिएगा कि 1657 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण पर विजय प्राप्त की। कोंकण पर विजय प्राप्त की। शिवाजी के दमन हेतु अफजल खां को नियुक्त किया। परंतु शिवा ने उसे भी मार डाला।
ठीक है। तो शिवाजी ने अफजल खां को भी ठंडा कर दिया, मामला खत्म कर दिया। ध्यान दीजिएगा कि 1660 में शिवाजी ने बीजापुर में पनहाला, बसंतगढ़, खेलना और पंगना नामक जो दुर्ग थे, ये दुर्ग जीत लिए। औरंगजेब ने 1660 में मामा, अपने जो मामा था औरंगजेब का, उसका नाम था शाइस्ता खां। इस शाइस्ता खां को दक्षिण भारत का गवर्नर नियुक्त किया और शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दिया था। अब उसके आगे की घटना बड़ी मजेदार घटना है, तो पहले मैं ये लाइन लिखता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। चलिए पहले बता देता हूँ कि 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में शाइस्ता खां के महल, या जिसे लाल महल कहते हैं, इस लाल महल के ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। शाइस्ता खां भाग निकला, छोटी सी एक खिड़की, उस खिड़की से भागने का प्रयास करता है। शिवाजी ने तलवार निकाली और वार किया, लेकिन दुर्भाग्य से शाइस्ता खां बच गया। क्या हुआ था, बच गया। केवल और केवल उंगलियां जो थी वो खप दूर हो गई थी हाथ से, तो उंगलियां कटी। ठीक है। शाइस्ता खां का एक बेटा था फतेह खां, फतेह फतेह कर रहा था, तो उसको ठिकाने लगा दिया किसने, शिवाजी ने। और इस अब जो हुआ, ये शिवाजी की प्रतिष्ठा को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाली ये घटना थी। औरंगजेब बहुत ज़्यादा गुस्से में आया और गुस्से में आने के बाद में शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया और मुअज्जम को जो है दक्षिण भारत में क्या कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। तो देखिएगा कि 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण में शिवाजी का दमन करने हेतु भेजा। सोलह सौ 63 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां के महल कोष्टक में लिख रहा हूं लाल महल पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां भाग छूटा। शिवाजी ने उंगलियां काट दी। शिवाजी ने उसकी उंगलियां काट दी। शाइस्ता खां का पुत्र फतेह खान शिवाजी के हाथों मारा गया। शिवाजी के हाथों मारा गया। आगे बात समझ क्लियर। गुस्सा आया औरंगजेब को और बंगाल का सूबेदार बना दिया फिर। ठीक है। और मुअज्जम को जो है दक्षिण में नियुक्त कर दिया गया था, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम सूरत की लूट। सूरत की लूट 10 फरवरी 1664 को शिवाजी ने सूरत के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में सूरत शहर को लूटा। मुगल फौजदार हुआ करता था जिसका नाम था आपकी इनायत है ना, इनायत खां। क्या? इनायत खां। तो इनायत खां भाग छूटा। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत का गवर्नर था जिसका नाम था ऑक्सीडेन। ठीक है, ऑक्सीडेन गवर्नर था, बैठा रहा, है ना। सूरत लूट के बाद में एंथोनी स्मिथ नामक अंग्रेज को मराठा सेना ने जो है क्या बना लिया था? बंदी बना लिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्या चीज? सूरत की प्रथम लूट कब हुई? शिवाजी ने ये तिथि ध्यान रखना, ये तिथि पूछी जाती है 10 फरवरी 1664। 10/2/1664 ईस्वी को सूरत की प्रथम लूट की। सूरत की प्रथम लूट कब की गई? तो 10/2/1664 ईस्वी को। आगे बात समझ क्लियर है। दूसरा, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य 1665 में, ध्यान रखना कि औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और दिलेर खां को शिवाजी को कुचलने के लिए नियुक्त किया। जय सिंह ने औरंगजेब को लिखा कि हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की भांति बांध लेंगे। जय सिंह ने सासवाद को अपना सैनिक केंद्र बनाया और पुरंदर के किले के ऊपर आक्रमण किया और जय सिंह ने पुरंदर को किले को जीतने में सफलता प्राप्त की। पुरंदर जीतने के बाद में जो रायगढ़ का जो दुर्ग था, इस रायगढ़ के दुर्ग को भी घेर लिया गया। पुरंदर के नीचे माची दुर्ग, और ये माची दुर्ग वस्तुतः मराठों का शास्त्रागार था और साथ ही साथ सैन्य चौकी भी हुआ करती थी। इस किले की रक्षा के दौरान मुरारजी देश पांडे ने 300 मावली सैनिकों के साथ जय सिंह के सहयोगी दिलेर खां की सेना से बड़ी वीरता के साथ में युद्ध किया, लेकिन जय सिंह की सेना अंतिम समय में जीत गई। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने कहा कि दुर्ग के रक्षकों में डोअस की माता स्पार्टन महिला थी, वो भी उन्होंने अद्भुत साहस का जो है परिचय दिया था। अंततः शिवाजी बाध्य हुए और बाध्य होने के बाद में 24 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना कि कुछ इतिहासकार इस पुरंदर की संधि की तिथि जो है 11 जून 1665 भी बताते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। और इस पुरंदर की संधि के समय इतिहासकार थे मनुची, यात्री मनुची भी जो था उपस्थित था। इस समय बर्नियर, हमने जब मैं औरंगजेब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि बर्नियर जो था वो दक्षिण भारत में ही था। तो पुरंदर की संधि की चर्चा करते हैं हम लोग। पुरंदर की संधि, पहला प्रश्न आता है आपका कब? तो 24/6/1665 ईस्वी। कई जगह आपको 11 जून भी मिल सकता है, 11 जून 1665 भी तिथि मिलती है, ठीक है। किसके मध्य? तो शिवाजी व मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य जो है ये पुरंदर की संधि हुई थी। आगे बात समझ क्लियर है।
संधि की शर्तें केवल बता रहा हूं आपको, आप लोगों के लिए ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, केवल सुन लेना बहुत अच्छे से शांति से क्या क्या संधि थी इसमें वस्तुतः। पहली चीज, शिवाजी ने 4 लाख खून की वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को दिए और शिवाजी के पास में केवल 12 किले रहे और रायगढ़ भी उसमें शामिल था और इन किलों की वार्षिक आय केवल और केवल 1 लाख रुपए वार्षिक खून हुआ करती थी। इसके अलावा शिवाजी ने बालाघाट की जागीर अपने पास में रखी, इसके बदले में उसे 40 लाख खून 13 किस्तों में मुगलों को देने थे। ये भी इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी। नेक्स्ट, शिवाजी का जो पुत्र थे, शिवाजी के पुत्र जिनका नाम संभाजी, इन संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया और संभाजी को 5000 घोड़ों के दल के साथ में बादशाह की सेवा अर्थात औरंगजेब की सेवाओं में रहना होगा। हालांकि शिवाजी को स्वयं को मुगल दरबार में उपस्थिति जो है देनी आवश्यक नहीं थी। मुगल दरबार में शिवाजी की उपस्थिति को बाध्यता नहीं रखी गई थी। शिवाजी ने साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि बीजापुर के विरुद्ध सैनिकों जो है मुगलों को सैनिक सहायता देने का भी वचन दिया था। ठीक है, और इसी कारण ऐसा कहा जाता कि बीजापुर का जो पनाला दुर्ग जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी, इस पनाला दुर्ग पर हमला करने के लिए मुगलों के सहयोगी के रूप में नेताजी पालकर, जिसे द्वितीय शिवाजी या दक्षिण का द्वितीय शिवाजी कहा जाता है, उसको भेजा था। औरंगजेब ने पुरंदर की संधि को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के साथ साथ एक फरमान और खिलत भी भेज दी थी। दोस्तों ध्यान देना, 22 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। क्या था ये, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, आगरा जाने से पूर्व जीजाबाई को राज्य का प्रतिशासक नियुक्त किया था शिवाजी ने। 1666 ईस्वी में जयसिंह के कहने पर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ दीवाने खास में मुगल दरबार में आगरा आए। जब शिवाजी महाराज आगरा आए तो औरंगजेब ने उनके अपमान करने के हिसाब से शिवाजी को 5000 मनसबदारी की जो तीसरी पंक्ति थी, इस तीसरी पंक्ति में उन्हें खड़ा कर दिया था और इससे अपमानित महसूस हुआ शिवाजी को। और जब शिवाजी अपमानित हुए तो शिवाजी जो थे वो दरबार से उठ करके चले जाते हैं, क्योंकि शिवाजी से हारे हुए जसवंत सिंह 7000 की मनसबदारों की पंक्ति में शिवाजी से आगे खड़े थे। ये बड़ा अपमान था किसके लिए, शिवाजी के लिए। और ध्यान रखिएगा कि शिवाजी को जयसिंह के पुत्र जयसिंह के पुत्र राम सिंह के देखरेख में आगरा में स्थित, हमने जब कला संस्कृति की बात की थी तब मैंने आपको जयपुर भवन बताया था, लिखवाया भी था। कहाँ, आगरा में। तो ध्यान रखना कि आगरा में जयपुर भवन में जो है उसको शिवाजी को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया गया, परंतु अपनी चतुराई से। और सौतेले भाई थे जिनका नाम था, शिवाजी के सौतेले भाई हीरोजी, ठीक है, उनको अपने स्थान पर लेटाया और लेट करके शिवाजी यहाँ से फरार हो गए थे। सितंबर 1666 ईस्वी में शिवाजी एक बार पुणे जो है रायगढ़ आ गए थे। 1667 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा क्या चीज, 1667 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब के साथ एक बार पुनः क्या कर दिया था, समझौता कर लिया था। और साथ ही साथ इस समझौते में शिवाजी मुगलों के साथ जो है दक्षिण भारत में युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी हो गए। संभाजी को युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज दिया गया था और औरंगजेब उन्हें क्षमा कर दे। ये चीज़ें इस शर्त के आधार पर एक बार पुनः जसवंत सिंह की मध्यस्थता से औरंगजेब के साथ में संधि कर ली गई। शिवाजी ने औरंगजेब से क्षमा भी मांगी और औरंगजेब ने मुअज्जम की सिफारिश पर शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। किसने, औरंगजेब ने। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि 1667 में शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे, इन संभाजी को 5000 की जात एवं बरार में एक जागीर प्रदान की गई थी। संभाजी 1000 सवारों द्वारा मुगलों की सेवा करेगा। ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हमने बात कर ली एक तरीके से पुरंदर संधि की। थोड़ी सी कुछ और चर्चा करें तो कोंडाना की विजय 4 फरवरी 1670, कोंडाना विजय। कोंडाना विजय कब,
4/2/1670 ईस्वी को कोंडाणा के ऊपर विजय कर दी गई। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। 3 वर्ष तक मुगलों की सेवा में रहे थे शिवाजी, 1667 से लेकर के 1670 तक, और यहाँ इस दौरान शांति रही। ठीक है, लेकिन 1670 ईस्वी में शिवाजी और मुगलों से जो है शिवाजी का मुगलों के साथ फिर अनबन हुआ और यहाँ पर युद्ध हुआ। पुरंदर की संधि में खोए हुए जितने भी किले थे वो सारे के सारे किले जीत लिए, और इन समस्त किलों में सबसे जो महत्वपूर्ण किला था वो था कोंडाणा का किला। कोंडाणा का नाम शिवाजी ने जीतने के बाद सिंहगढ़ रख दिया गया था। और ध्यान रखिएगा कि कोंडाणा किले को शिवाजी के सेनापति थे जिनका नाम था तानाजी मालसेरे, माफ कीजिएगा, क्या नाम था? तानाजी मालसेरे ने जीता था। 1667 से 1670 शिवाजी पुरंदर की संधि के कारण शांत रहे, मुगलों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं किया, संघर्ष नहीं किया। सोलह सौ 1670 में मुगलों पर आक्रमण कर कोंडाणा सहित अनेक किले शिवाजी ने पुनः जीत लिए। कोंडाणा विजय शिवाजी के सेनापति तानाजी मालसेरे, तानाजी मूवी भी बनी थी आपको याद हो तो, ने प्राप्त की। ठीक है, आगे बात समझ। कोंडाणा दुर्ग को जीतते हुए ध्यान रखिएगा कि कोंडाणा का नाम बदलकर शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा। ठीक है, हाँ, तो ध्यान देना, कोंडाणा दुर्ग को जीतते हुए तानाजी मालेसर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तब शिवाजी ने कहा हम दुर्ग तो जीत गए लेकिन शेर को खो दिया, लेकिन हमने शेर को क्या कर दिया है? खो दिया। दुर्ग बस जीतने में हम सफल रहे लेकिन हमारा जो शेर था वो शेर हमने खो दिया। तो इस प्रकार से शिवाजी ने 1674 ईस्वी तक पुरंदर की संधि में मुगलों को प्रदत्त 23 किलों में से शिवनेर को छोड़ करके सारे के सारे दुर्ग वापस जीत लिए थे। इसके बाद में उन्होंने अहमदनगर, बरार, बगलाना, खानदेश, इनके प्रदेशों को भी जो है जीत लिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं सूरत की दूसरी लूट की।
इंपॉर्टेंट कर रहा हूं फिर से, सूरत की दूसरी लूट। सूरत की दूसरी लूट, ठीक है। देखिए, सूरत की जो दूसरी लूट हुई वो हुई अक्टूबर 1670। सूरत के ऊपर पुणे आक्रमण किया। सूरत की दूसरी लूट के दौरान वापसी के समय कंचन मंचन दर्रे पर स्थित वाणी डिडोरी के युद्ध में मुगलों को बहुत बुरी तरीके से शिवाजी ने उठा के पटका था, खूब भयंकर रूप से पराजित किया था। तो अक्टूबर 1670 कब? तो अक्टूबर 1670 ईस्वी में इस लूट के दौरान शिवाजी ने वापस लौटते समय कंचन मंचन दर्रे पर वाणी डिंडोरी के युद्ध में मुगलों को पराजित किया। था। तो ये हमने सारी बात कर ली। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो शिवाजी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, उन समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम बात करते हैं। देखो, शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से दुखी होकर के 1678 में उसे पनाला का जो दुर्ग था, इस पनाला के दुर्ग में नजरबंद रख दिया था। अप्रैल 1680 में शिवाजी का जो है रायगढ़ किले में क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से दुखी होकर
उसे 1678 ईस्वी में 1678 ईस्वी में पन्हाला के दुर्ग में बंदी रखा। अप्रैल 1680 में अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, शिवाजी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग विशेष रूप में। ठीक है, जरूरनाथ सरकार, उन्होंने कहा कि शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना तो थी, किंतु उनका उद्देश्य राजनैतिक था तथा वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। शिवाजी के साम्राज्य संगठन में सर्वाधिक छोटे वेतनदार और देशमुखों ने सबसे बड़ा सहयोग दिया। बड़े देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में थे नहीं। थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर शिवाजी के प्रशासन की। ठीक है, अच्छे प्रश्न बनते हैं आपके शिवाजी के प्रशासन से। शिवाजी का प्रशासन देखिए, ध्यान दीजिए। शिवाजी का प्रशासन मुगल और दक्षिणी राज्यों से प्रभावित था और निरंकुश लोकहितकारी था। कैसा था? निरंकुश लोकहितकारी प्रशासन था। प्रकृति पूछ ले, प्रकृति कैसी थी? तो निरंकुश लोकहितवादी, निरंकुश लोक हितवादी, निरंकुश लोक हितवादी प्रशासन हुआ करता था। ठीक है, प्रशासन में सर्वोच्च जो था शीर्ष पर राजा था और राजा जो है वो छत्रपति की उपाधि धारण करता था। राजा एक तरीके से सर्वोच्च होता था, जैसे अंतिम न्यायाधीश और अंतिम सेनापति। सर्वोच्च प्रशासक, सर्वोच्च प्रशासक और सर्वोच्च प्रशासक के रूप में राजा। ठीक है, उपाधि ध्यान रखना छत्रपति की। उपाधि कौन सी? छत्रपति। ठीक है, दूसरा कि सेना व न्याय में सर्वोच्च वे अंतिम अधिकारी, अंतिम अधिकारी था। ठीक है, मतलब अंतिम जो फैसला होता था वो राजा का ही होता था। आगे बात समझ के लिए, सेनापति को छोड़कर के सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। सेनापति को छोड़कर सभी मंत्री ब्राह्मण। तो सेनापति केवल क्षत्रिय होता था, सभी मंत्री क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण वर्ण के होते थे। ठीक है, आगे बात समझ। शिवाजी का जो वस्तुतः प्रशासन है वो अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे जो राजा को परामर्श देते थे। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल नहीं था, ध्यान रखना। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था।
शिवाजी अष्टप्रधान की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे और अष्टप्रधान को बाद में साहू ने क्या कर दिया था, विघटित कर दिया। प्रशासन में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना यही प्रश्न पूछा जाता कि अष्टप्रधान मंत्री या अष्टप्रधान किसके प्रशासन का प्रमुख अंग था, तो शिवाजी। किसके? शिवाजी। आगे बात समझ क्लियर है। हम बात करते हैं अष्टप्रधानों की। अष्टप्रधान राजा को परामर्श देने हेतु 8 मंत्री थे। 8 मंत्री, लेकिन ध्यान रखना कि मंत्री परिषद नहीं था। ये क्या नहीं था? मंत्री परिषद नहीं था। नंबर 1 पेशवा। नंबर 1 क्या है? पेशवा। पेशवा का कार्य क्या था? संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना। एक तरीके से प्रधानमंत्री होता था, राजा की अनुपस्थिति में राजा के कार्यों का निर्वहन करता था। शिवाजी के समय जो प्रथम पेशवा था उसका नाम था, ध्यान रखना पूछा जाता है, सामराज नीलकंठ रोजकर। ठीक है, उसके बाद में मोरोपंत पिंगले जो थे वो क्या बने थे? पेशवा बने थे। तो क्या बात ध्यान रखोगे? एक तरीके से प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य, राजा की अनुपस्थिति में राजा के कार्यों वे दायित्वों का निर्वहन करता था। शिवाजी का प्रथम पेशवा, शिवाजी का प्रथम पेशवा साम्राज नीलकंठ रोजेकर। ठीक है, आगे बात समझ। तो पहला जो अष्टप्रधान में जो था, सबसे सर्वोच्च जो पद था वो राजा के बाद में, या राजा के बाद का जो सर्वोच्च जो पद था वो था पेशवा का। किसका? पेशवा। नंबर 2 अमात्य या मजूमदार। अमात्य या मजूमदार। अमात्य ध्यान रखना, अमात्य क्या था? वित्त मंत्री। ठीक है, राज्य की आय व्यय की जांच करता था। वित्त मंत्री राज्य की आय व्यय की जांच करता था।
राज्य की आय और व्यय की क्या करता था, जांच करता था। कौन, अमात्य या मजूमदार, ध्यान रखना। प्रथम अमात्य, इतना डिटेल में आपको लोगों को वैसे नहीं जाना, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ। प्रथम अमात्य जो थे वो बालकृष्ण पंत हनुमंते दीक्षित, ये थे। उसके बाद में बने थे नीलोजी, रामचंद्र नीलकंठ, ठीक है। नंबर 3 मंत्री। नंबर 3 क्या, मंत्री, या मंत्री के साथ में शब्द याद रखना वाक्यानवीस या वाक्यानवीस। मंत्री या वाक्यानवीस, क्या था मंत्री या वाक्यानवीस? राज्य की दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करता था, दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियां लिखता था, राजा के जीवन की सुरक्षा की देखभाल करता था और जासूसी विभाग का अध्यक्ष भी था। तो कार्य इसके ज्यादा है, देखो कार्य लिख रहा हूं मैं। क्या चीज, पहली चीज दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करने का कार्य, राज्य की दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करना, ठीक है। नंबर 2 इसी में, इसके अलावा क्या करता था, दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही उसको लिखता था। दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना। दूसरा कार्य था। इसके अलावा और क्या कार्य, राजा के जीवन की देखभाल या राजा के जीवन की सुरक्षा। नंबर 3 राजा की सुरक्षा का कार्य, राजा की सुरक्षा का कार्य। इसके अलावा क्या, जासूसी विभाग का अध्यक्ष भी था। नंबर 4 जासूसी विभाग का अध्यक्ष था। कौन था, वाक्यानवीस। कौन था, वाक्यानवीस, या जिसे मंत्री कहा जाता था। तो ये 3 हो गए। नंबर 4 सचिव या सुरूनवीस। नंबर 4 सचिव या सुरूनवीस, ठीक है। अष्टप्रधानों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेटा। तो सचिव या जो है सुरूनवीस क्या था, राजकीय पत्र व्यवहार, इसको चिटनीस भी कहा जाता था। राजकीय पत्र व्यवहार, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य, ठीक है। इसे चिटनीस भी कहा जाता था, ध्यान रखना। इसे चिटनीस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चिटनीस कहा जाता था, चिटनी, ठीक है। आगे बात समझ। नंबर 5 दबीर या सुमंत। दबीर या सुमंत, इस दबीर या सुमंत भाई को विदेश भेज देना, मतलब क्या हुआ, विदेश मंत्री, ठीक है ना। आगे बात समझ, क्या था ये, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। नंबर 6 पे बात करें
तो नंबर 6 पे व्यक्ति का नाम मिलता है सेनापति, या सेनापति को कहा जाता था सर ए नौबत। सेनापति या सर ए नौबत, ठीक है। क्या क्या कार्य, देखो ध्यान रखना, सेना की भर्ती, संगठन और सेना में अनुशासन बनाए रखना। सेना की भर्ती, संगठन वे अनुशासन, बनाए रखना, ये इसका प्रमुख कार्य था। आगे बात समझ क्लियर है। चलिए बात करते हैं नंबर 7, पंडित राव या सदर मुहत्सिब। पंडित राव या सदर मुहत्सिब, क्या था ये पंडित राव या सदर मुहत्सिब? तो ध्यान रखना, धार्मिक कार्यों व अनुदानों की देखरेख करता था। धार्मिक कार्यों व अनुदानों की देखरेख, अनुदानों की देखरेख करता था, ठीक है। और लास्ट नंबर 8, और नंबर 8 मिलता है न्यायाधीश। राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था, ठीक है। आगे बात समझिए, पंडित राव व न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है, पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्रियों को अपने असैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त सैनिक जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ती थी, ठीक है। तो आगे बात समझ क्लियर है। लेकिन ये दोनों असैनिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते थे न्यायाधीश। तो राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश, राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये हमने शिवाजी के प्रशासन की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अगली जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम लोग शिवाजी का बाकी का जो प्रशासन है, जैसे हम लोग चर्चा करेंगे प्रांतीय प्रशासन की, जैसे हम लोग चर्चा करेंगे ग्राम प्रशासन की, शिवाजी की सेना की क्या क्या व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से बाकी की व्यवस्थाएं शिवाजी संचालित करते थे, तो इन समस्त चीज़ों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारी अगली क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है शिवाजी और उसका स्वराज्य मराठा प्रशासन। थोड़ा सा फिर हम लोग चर्चा करेंगे पेशवाई काल के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि वो भी फिर थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं बहुत जल्द अब अगली हमारी क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।